Hello everyone, welcome to Delhi Nursing Competition Classes. Myself Pooja Rana, Nursing Lecturer in OBG Department. आज हम एम्स नोसेट 2021 में आए हुए ओबीजी गायनी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था एम्स नोसेट में, दैट इज व्हाट इज द डोज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड इन एनीमिया मुक्त भारत स्कीम। तो क्या डोज थी आयरन एंड फॉलिक एसिड की जो एनीमिया मुक्त भारत स्कीम ने दी है। तो इसके ऑप्शंस जो आए थे कि 50 mg एंड 500 माइक्रोग्राम, 60 mg एंड 500 माइक्रोग्राम, 100 mg एंड 400 माइक्रोग्राम या 60 mg एंड 400 माइक्रोग्राम। सो करेक्ट आंसर इज 60 mg एंड 500 माइक्रोग्राम। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो एनीमिया मुक्त भारत स्कीम जो चलाया गया है उस वो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से चलाया गया है, तो पोषण अभियान के अंतर्गत आता है। तो इसमें ना 6 इंटरवेंशन जो है मेनली फोकस किए जाते हैं ताकि इसको एनीमिया को रोका जा सके। और जो एज ग्रुप्स हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स, चाइल्डहुड हो गया, प्रेग्नेंट मदर हो गया, एडोलसेंट गर्ल्स हो गई, तो ये सारी और लैक्टेटिंग मदर्स हो गई, ये ग्रुप्स को ध्यान में रखा जाता है ताकि इनका एचपी लेवल मेंटेन रखे। तो इसमें जो 6 इंटरवेंशन है वो है मेनली हम आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं, डीवॉर्मिंग कराते हैं, और हम जो भी ऐसे कैंपेन्स लगाते हैं जो ऐसे बिहेवियर को बढ़ावा दें, जैसे डिले को क्लैंपिंग करवाए, ठीक है। और हम ऐसे टेस्टिंग वाली एरियाज डिजिटल मेथड का यूज करके उस पॉइंट ऑफ केयर में, मतलब एनीमिया अगर हो रहा है तो उस टाइम पे ही ट्रीट कर दें। देन उसके बाद जो भी एनीमिया से रिलेटेड 45 फूड्स हैं वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में भी दिए जाएं। और दूसरी बात, जो एनीमिया कॉज करते हैं और जो नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं लाइक मलेरिया हो गया, फ्लोराइसिस हो गया, तो उनको ट्रीट भी हम करें। तो ये एक सिक्स इंटरवेंशनल प्रोग्राम था, और जिसमें आयरन एंड फॉलिक एसिड का जो डोज है प्रेग्नेंट मदर का, वो डेली लेना है एक टैबलेट। तो एक टैबलेट जो इक्वल होती है वो 60 mg प्लस 500 माइक्रोग्राम की होती है, और कितने दिन तक लेनी होती है, 180 डेज तक के लिए। तो इसका आंसर ये था कि प्रेग्नेंट मदर या लैक्टेटिंग मदर डेली एक टैबलेट लेगी, और वो आयरन फॉलिक एसिड की वो 4 मंथ से स्टार्ट करेगी और 180 डेज तक लेगी। और 60 mg एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड उसके अंदर होता है, वो रेड कलर की टैबलेट होती है, ठीक है। तो ये हमारा मेनली है। अगर बाई चांस नॉन प्रेग्नेंट मदर होती, ठीक है, नॉन लैक्टेटिंग मदर होती, तो क्या होता, तो वीकली लेती, ठीक है। टैबलेट की ड्यूरेशन वही है, जो मतलब टैबलेट की डोज वही है 60 mg पर 500 माइक्रोग्राम, बट इट्स अ वीकली। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी। तो हमें पता है कि एपिजोटमी अलग अलग टाइप से लगाई जाती है, ठीक है। तो उसके ऑप्शंस देखते हैं, राइट मीडियोलेटरल, जे शेप, लेटरल, या फिर हमारा मीडियम। तो हमें पता है कि एपिजोटमी मतलब प्लांट इंसीजन है जो कि आपके पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में एंड जो पेरिनियल मसल्स में लगाया जाता है ताकि हम इजी से डिलीवरी करवा सके। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं कि लेटर भी लग सकता है, मीडियम भी लग सकता है, जे शेप भी लग सकता है, और राइट मीडियोलेटर में। तो सबसे कॉमन जो है वो है आंसर इज राइट मीडियोलेटर। क्यों? क्योंकि जो राइट मीडियोलेटर है उसका मतलब अगर हम मेरिट्स देखें तो रिलेटिवली सेफली है फॉर रेक्टल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम एक्सटेंशन। मतलब इसमें अगर हम थोड़ा सा मीडियम से हटकर अगर कोई इंसिजन लगाते हैं तो रेक्टल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसलिए इस और इसका एक्सटेंशन, अगर बाई चांस फीटल का हेड बड़ा है और हमने इंसीजन लगाए रखा है तो वो इजीली डिलीवर हो सकता है, और अगर इंसीजन बढ़ भी जाएगा तो कोई इतना खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर हम मीडियम में लगाते हैं तो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है रेक्टल का। तो इस रिस्क को बचाने के लिए हम प्रेफर जो करते हैं वो मीडियो लेटरल ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, which screening test is not used for the cervical cancer? ऑप्शन थे colposcopy, HPV DNA, pap smear और VIA। तो अगर हम इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है कॉल्पोस्कोपी नहीं टेस्ट किया, स्क्रीनिंग टेस्ट में आता है, क्योंकि जो पैप स्मीयर है या फिर HPV टेस्ट है या फिर हम बोल सकते हैं VI टेस्ट है, दिस इज आर द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ सर्वाइकल कैंसर।
पैपिस्मियर अर्ली डिटेक्शन करने के लिए हम पैपिस्मियर का यूज करते हैं। एक स्वैब होता है जिसको सर्विस तक ले जाते हैं, उस स्वैब से फिर उस सेल जो भी हमारा डिस्चार्ज होता है उसको हम डायग्नोज करते हैं। तो स्क्रीन करने के लिए पैपिस्मियर का यूज करते हैं। एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर को टेस्ट करना हो तब भी हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट में आता है। और अगर बीआईए मतलब विजुअल इंस्पेक्शन अगर हमें एसिटिक एसिड के थ्रू करना है, एसिटिक एसिड हम सर्वाइकल एरिया में लगाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉटन और फिर 1 मिनट तक रखते हैं उसको। और उसके बाद अगर हमें कुछ भी वाइट पैचेस मिलते हैं इसका मतलब एबनॉर्मल एपिथेलियम है। तो ये सारे तीनों टेस्ट क्या है, स्क्रीनिंग है। बट कोल्पोस्कोपी इज अ कंफर्मेटिव, कंफर्म करने के लिए हम कोल्पोस्कोपी यानी कि सर्विस को विजुअलाइजेशन करते हैं। तो इसमें कोल्पोस्कोपी इसका आंसर आएगा। Then bluish discoloration of vagina and cervix in the first trimester is known as। तो हमें पता है कि इसके ऑप्शंस जो थे चेडविक साइन, ओसेंडियर साइन, हेगार साइन और गुडल साइन। तो इसका आंसर होगा चेडविक साइन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी साइन ऑफ प्रेगनेंसी बहुत सारे आपके साइन आते हैं। लाइक अगर हम बोलें फर्स्ट साइन हमारा चेडविक साइन, तो इसका मतलब है डस्की ह्यू टू वेस्टिबल एंड एंटीरियर वजाइना लोकल वेस्कुलर कंजेशन। मतलब इतनी ब्लड सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वजाइना का जो एरिया है उसमें कंजेशन इतना हो जाता है कि ब्लू कलर की दिखने लग जाती है। तो उसको हम जिक्यूलर और चेडविक साइन बोलते हैं। और अगर हम गुडल साइन की बात करें, गुडल साइन का मतलब गुड मतलब सॉफ्ट समझ लो। एंड जो सर्वाइकल पे दिखता है कि अगर सॉफ्टनेस पत्तापन सॉफ्टनिंग सर्विस का होना शुरू हो जाता है वो प्रेगनेंसी का साइन है, वो गुडल साइन कहलाता है। और अगर ओसिंडियार, ओसिंडियार को पल्स से रिलेट कर लो कि अगर पल्सेशन ज्यादा इंक्रीज मिल रहा है लेटर फॉर्मिंग्स पे वजाइनल के, तो ओसिंडियार साइन है। और हेगार साइन का मतलब होता है कि अगर ओवर जो हमारी ओवम है वो ग्रोथ कर पाए, अपर पार्ट और लोअर पार्ट बनता है क्योंकि यूट्रस एक तो सेम पार्ट होता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी के टाइम पे वो अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और अगर हम उसको करके देख बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो अपोज करते हैं वो एक दूसरे को, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है हमारा ग्रोइंग ओवम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हेगार साइन होता है। बट हम इसको करते नहीं क्योंकि मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। तो लेकिन अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन आता है तो इसका मतलब वो कौन सा है, चिकनी और ये चेडविक साइन है। नेक्स्ट है पॉजिटिव स्टॉलवर्टी साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो एब्रप्ट प्लेजेंटा है, ठीक है, प्लेजेंटा प्रीविया है, इंट्रायूट्राइन डेथ है, ट्विन प्रेगनेंसी है। तो पॉजिटिव स्टॉलवर्टी साइन, पॉजिटिव स्टॉलवर्टी साइन जो हमें मिलता है वो प्लेजेंटा प्रीविया में मिलता है। इसमें इसका क्या है कि इसका स्टॉलवर्टी साइन का मतलब ये है कि हार्ट रेट का डिक्रीज होना। जब जब बेबी का हेड जब प्रेस डाउन होता है इनटू पेल्विस में तो वो हार्ट रेट डिक्रीज होती है, दैट इज साइन कॉल्ड स्टॉलवर्टी साइन। तो ये जो है हमें पोस्टीरियर प्रेजेंटा प्रीविया में देखने को अच्छे से मिलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है उसको ज्यादा प्रेशर लगता है और उसकी हार्ट रेट और डिक्रीज होती है जब जब हेड पे ज्यादा प्रेशर होता है पोस्टीरियर प्लेजेंटा प्रीविया की वजह से। तो प्लेजेंटा प्रीविया की वजह से जो हेड में प्रेशर आता है और डिसेंट जब वो होता है फीटल हेड तो उसको और प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसकी हार्ट रेट बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो ये हमें प्लेजेंटा प्रीविया में दिखता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द क्राउनिंग। तो बेस्ट हमें बताना है। तो ऑप्शंस थे बाइपैरिटल डायमीटर फिक्स्ड इन द पेल्विक आउटलेट, presenting part is visible in the interiors, and the fetal head rotate at the pelvic floor and the fetal head descend and engage at the EVC spine। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रेजेंटिंग पार्ट इज विजिबल एट द इंटीरियर्स। तो इसमें इसका आंसर इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि क्राउनिंग का मतलब क्या है। क्राउनिंग मतलब जब वाइडेस्ट डायमीटर आपका जो बाइपेरिटल डायमीटर है वो स्ट्रेच करने लग जाए पेल्विक आउटलेट को, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लिनिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी क्लिनिकल डेफिनेशन ये है दैट विन द हेड विजिबल एट द वल्वा, मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो इंटोरियस में दिखना शुरू हो जाए तो इट मींस द प्रेजेंटिंग पार्ट इज अ विजिबल इंटोरियस इज कॉल्ड क्राउनिंग। Which of the following is the correct sequence for the normal mechanism of labor। तो इसके ऑप्शंस इस टाइप से आए थे, 4 ऑप्शंस आए थे। तो हमेशा हमें पता है कि इंगेजमेंट के बाद जब बेबी इंगेज होता है तो सब क्या होता है, सेकंड डिसेंट, फिर फ्लेक्स होता है। क्योंकि कोई चीज अगर इंगेज हुई है तो पहले नीचे जाएगी फिर थोड़ी फ्लेक्स होगी। तो यहाँ पे इंगेजमेंट के बाद सेकंड ऑप्शन डिसेंट आना चाहिए, तो एक इसमें है और फोर्थ ऑप्शन में है डिसेंट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन है, इंटरनल रोटेशन इंटर रोटेशन है, क्राउनिंग है, क्राउनिंग है। लेकिन बिना एक्सटेंशन के
रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन इज सेकंड इज। इसको याद करने का तरीका ये है कि EDF आइस और EDF मतलब इंगेजमेंट, डिसेंट एंड फ्लैक्शन, इंटर रोटेशन एंड क्राउनिंग एंड आपका एक्सटेंशन। आफ्टर एक्सटेंशन दे हैविंग अ रेस्टिट्यूशन। तभी तो बच्चा रेस्टिट्यूट करेगा, बाहर को मतलब घूमेगा तभी जब एक्सटेंड होगा। तो देन उसके बाद हमारा आता है हमारा इंटरनल रोटेशन, मतलब जो हमारा शोल्डर का होता है, साथ साथ में एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, और लेटर फ्रिक्शन से हमारा एक्सपल्सन स्टार्ट हो जाता है। इज द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। एंड नेक्स्ट है कॉर्डल रिक्रेशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो हमारे कॉर्डल रिक्रेशन है वो कौन सी कंडीशन में दिखते हैं, इसके कुछ ऑप्शंस आए थे। gestational hypertension, gestational diabetes mellitus, then eclampsia and anemia। तो कॉर्डल रिग्रेशन जो है वो क्या है, तो इसका आंसर वैसे है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। तो कॉर्डल रिग्रेशन के बारे में जानते हैं। तो कॉर्डल रिग्रेशन जो है एक मतलब वर्टिगा की एनोमली है, जो कि कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज होती है, जिसमें कि लंबोसैक्रल स्पाइन बच्चे की अच्छे से नहीं बन पाती है। ठीक है, और ये मतलब बच्चों में देखा जाता है, फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है, और इसमें अब्सेंस होता है बच्चों का सेक्रल रीजन का, बन नहीं पाता है, इम्पेयरमेंट होता है। तो इस टाइप का बच्चा बनता है, ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में देखी जाती है। जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है वो मतलब एक मतलब बहुत सारे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन करता है। ठीक है, और सिर्फ फीटल का ही नहीं करेगा, वो न्यूनेटल में भी कॉम्प्लिकेशन लाता है। तो इसमें जो कंजेनाइटल एनोमलीज है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है, रीनल की भी हो सकती है, आपके मतलब कहीं भी अब्सेंस हो सकता है, सेल्स अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं और CNS डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हो सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज के बच्चों को। तो बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेशन से मिलकर बने कि मतलब जो, क्योंकि जो हाइपरग्लाइसीमिया चीजें जाती है वो क्या करती है, ऑर्गन को अच्छे से बनने नहीं देती है। ठीक है, और ऑर्गन को ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सेलुलर जो फीटस का सेल है वो अच्छे से अपटेक नहीं कर पाता है, चीजों को ले नहीं पाता है, सेल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, एब्नॉर्मल सेल्स ग्रोथ होती है, और दूसरी चीज क्या होता है, ऑर्गन भी अच्छे से नहीं बन पाता। तो इसलिए जो भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी जैसे कि हार्ट का डेवलपमेंट ना होना, और बच्चे का सेक्रल रीजन का ना बनना, रीनल का ना बनना, तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के मदर में देखा जाता है, उनके फीचर्स में। नेक्स्ट है a female reported with excessive vomiting and diagnosis of complete mole, which of the following is true about complete mole। तो डिक्रीज एससीजी लेवल होगा, या ट्राइप्लॉइड होगा, या 46 जीनोटाइप्स होंगे XX, या हाइट ऑफ यूट्रस लेस देन द जेस्टेशनल एज। तो इसका करेक्ट आंसर है 46XX जीनोटाइप्स। सो हमें पता है कंप्लीट मोल बोला है क्वेश्चन में, तो कंप्लीट मोल क्या होता है और पार्शियल मोल क्या होता है। ये दो टाइप है, जो हेरिडिटी मोल के दो टाइप होते हैं, या तो कंप्लीट मोल बनता है या पार्शियल मोल बनता है। तो आप इसमें देख लीजिए डायग्राम में, इस कंप्लीट मोल को बनने में कोई भी फीटस डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन पार्शियल मोल में थोड़ा सा प्लेजेंटा जो है वो ओवर ग्रोथ है, और मतलब इसमें कैंसरियस सेल्स भी हो सकती हैं, और जो फीटस है वो तो मतलब कि मतलब थोड़ा सा एबनॉर्मल एम्ब्रॉय या फिर फीटस बनेगा पार्शियल मोड में, थोड़ा फीटस थोड़ा सा मोड। तो जो हमारा कंप्लीट मोड है, हमें पता है कि कोई भी नॉर्मल फीटस को बनने के लिए एक मैटरनल की तरफ से एक पैटर्नल की तरफ से सेट ऑफ जीन चाहिए होते हैं, 2 सेट ऑफ जीन चाहिए होते हैं। बट देखिए अगर हमारा कंप्लीट मोल है तो यहाँ पे पैटर्नल का क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा, बट मैटरनल का नहीं है। तो यानी कि अगर जो पैटर्नल है अगर वो 46XX बना रहा है, तो या तो सेल डुप्लीकेशन 46XX बनेगा, या फिर 46XX वाई भी बन सकता है। तो ये हमारे पैटर्नल का डुप्लीकेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे ट्राइप्लॉइड होगा, ट्राइप्लॉइड मतलब पार्शियल मोड में। यहाँ मैटरनल का भी यूज हो रहा है, जैसे कि हमारा ये इसका 23Y है, 23X है, 23X है। तो यहाँ पे मैटरनल का भी यूज हो रहा है, तो यानी कि तीनों मिलकर 69 बनाएंगे, 69XXY, 69XXY। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है हमारी, इसमें हमारा मैटरनल क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन है, इसमें तीनों ही एक्टिवेट है। तो अगर ये 23X आ रहा है फॉर्म का,
ठीक है, वो डुप्लीकेट होकर 46xx बनाएगा या 46xx मतलब 2 बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका एक्स वाई दोनों मतलब ट्राइप्लॉइड हो रहा है, तो मेटरनल का भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 69 बनेगा। तो ट्राइप्लॉइड किसमें बनता है, पार्शियल मोल में, और कंप्लीट मोल में कुछ नहीं बनता है क्योंकि मेटरनल क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होता है और जो 23x होते हैं उसका ही डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका ये इसका सबसे बड़ा चीज है कि कंप्लीट मोल इज डुप्लीकेशन डिप्लॉइड 46xx, एंड जो हमारा पार्शियल मोल है इट्स अ ट्राइप्लॉइड, सॉरी ट्राइपोलॉइड, एंड इसमें क्या होता है, मेटरनल एक्टिवेशन होता है, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा बहुत फीटस मिलता है, एब्सेंट नहीं होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसकी इतनी ओवर ग्रोथ ज्यादा कि जो उसका यूट्रस का जो साइज है वो इतना इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो जो यूट्रस है बहुत इंक्रीज दिखता है, लेकिन इसका जो होता है डिक्रीज लगता है जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग। इसमें इतनी ग्रोथ हो जाती है कि इसके सेल से एससीजी सीक्रेट होता है, और ये एससीजी इसमें इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल वीक के अकॉर्डिंग नहीं होता, इंक्रीज रहता है। तो इतना सब कुछ हमें कंप्लीट मोल के बारे में पता चला, तो डिक्रीज एससीजी नहीं होगा, इंक्रीज होगा। ट्राइप्लॉइड नहीं होगा, 46 जीनोटाइप बनेगा, और हाइट ऑफ यूट्रस मोर देन जेस्टेशनल एज, ठीक है। नेक्स्ट है विच व्हाट विल बी प्रिस्क्राइब टू मदर टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। तो हमेशा याद रखो कि B6, B12, B2 या फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड लिखो या B9 लिखो, एक ही बात है, अगर B9 आता तो हम B9 लगाते इसमें। तो फॉलिक एसिड जो है इसका आंसर है, जो भी रिप्रोडक्टिव एज में होती शुड बी गिवन इनको 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड डेली लेना चाहिए। और जो वुमेन जो होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, should be given उसको भी 0.4 mg ऑफ फॉलिक एसिड डेली देना चाहिए बिगिनिंग ऑफ 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन एंड टू अबाउट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब उसको 12 वीक्स तक ऑफ प्रेगनेंसी 3 मंथ तक जो है हमारा फॉलिक एसिड देना चाहिए, मतलब एडिक्वेट इनटेक करना चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड 1 मंथ बिफोर एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जिससे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जितने भी हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फॉलिक एसिड कहाँ किस किस में मिलता है, फॉलिक एसिड हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिल जाएगा, फॉलिक एसिड आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाएगा, तो वो आपको लेना चाहिए। और फॉलिक एसिड बहुत अच्छा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी, ये मतलब उसके ग्रोथ के लिए भी, और अच्छी फॉलिक एसिड्स के हेल्प है, तो हमें डेली लाइफ में फॉलिक एसिड को इन्वॉल्व करना चाहिए। Which of the following is not included in the active management of third stage of labor? तो यूट्राइन मसाज आया था ऑप्शन में, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन आया था, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आया था, अर्ली कोड क्लैंपिंग। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, एक्टिव मैनेजमेंट स्टेज ऑफ लेबर वो लेबर का स्टेज होता है जब हमारा प्लेजेंटा अच्छे से डिलीवर नहीं हो रहा होता है। देखो अगर हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि थर्ड स्टेज में प्लेजेंटा 5 मिनट्स के अंदर डिलीवर हो गया, बट एक्टिव मैनेजमेंट हमें तब एक्टिव होना पड़ता है जब प्लेजेंटा डिलीवर ही नहीं होता। जब प्लेजेंटा डिलीवर नहीं होता तो आप क्या करेंगे, या तो यूट्रस की मसाज करेंगे, या थोड़ा सा ट्रक करके देखेंगे, या फिर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बाहर से लगा के देखेंगे। But early cord clamping is not a part of active management of labor. तो ये इसका एक सिनारियो है जिसमें कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है और एक्टिव मैनेजमेंट है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, ठीक है, प्लेजेंटा डिलीवर कराने के लिए कंप्लीट कोड ट्रैक्शन भी दे रहे हैं, और फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, फिर मैनुअल रिमूवल कर रहे हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज Linorogastrel 1.5 microgram, Linorogastrel 1.5 microgram, Linorogastrel 3.5 milligram, Linorogastrel 3.5 microgram। तो इसकी आपकी इसमें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका क्या इसमें रहेगा, क्योंकि इसका रहता है लीवोनोगेस्ट्रिल 1.5 mg, ये एक पिल होती है, दैट इज इमरजेंसी पिल जो हम देते हैं
द इमरजेंसी पिल शुड बी टेकन विद इन 72 आवर्स में लेना होता है ऑफ अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स करने के बाद, और सिंगल डोज होती है इसकी 1.5 माइक्रोग्राम। ये देखिए अलग अलग ब्रांड की आती है बट 1.5 होती है। Which of the following is not given to the lactating mother? क्या नहीं देंगे? तो lactating mother को हम क्या नहीं देते? डिम्पा, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, मिनी पिल या oral contraceptive. So oral contraceptive should not be given to the lactating mother because they suppress the lactation. ठीक है, क्योंकि oral contraceptive में estrogen भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है। ईस्ट्रोजन जो करता है हार्म करता है उस टाइम पे लैक्टेशन बनने को, लैक्टेशन को सप्रेस करने में काम करता है। बाकी जितने भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, मिनी पिल, प्रोजेस्टेरोन, डिम्पा, इसमें एस्ट्रोजेंस नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हम जो है बाकी ऊपर की 3 पिल्स को यूज कर सकते हैं बट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को अवॉइड करते हैं। डिम्पा का अगर फुल फॉर्म आता है तो डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। Copperty is contraindicated in unexplained vaginal bleeding, multiparous women after delivery, anyway। ये बहुत सिंपल है। कॉपर्टी हम तब नहीं लगाते हैं जब हमें पता ही नहीं होता है कि ये ब्लीडिंग वजाइनल ब्लीडिंग आ रही है, अनएक्सप्लेन्ड है, पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है, तो हम इसमें कॉपर्टी को इंडिकेटेड करते हैं। बट ऐसे तो नहीं है कि मल्टीपैरस वुमेन है या आफ्टर डिलीवरी हम कॉपर्टी नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते। तो इसका सिंपल सा अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग। और भी इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि अगर सर्विक्स में कुछ इन्फ्लामेशन हो, पीआईडी हो या पिपेरल सेप्सिस हो, कोई सर्वाइकल कैंसर और जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिसीज हो, कोई कैंसर का प्रॉब्लम हो, अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग जो मैंने बता दिया, ट्यूबरक्लोसिस और पैल्विक का, तो हम नहीं दे रहे हैं। और जो कॉपर्टी है मेनली कॉपर एलर्जी हो या फिर विल्सन डिसीज हो, विल्सन डिसीज मतलब एक्यूमुलेशन होता है इसमें कॉपर का ऑर्गन्स में, तो हम कॉपर्टी को अवॉइड करते हैं ऐसी डिसीज वाले पेशेंट को लगाने को। और जो LNG IUC है वो हम, क्योंकि ये जो करती है लीवर की डिसीज को मतलब लीवर डिसीज करने में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और या फिर हम कोई भी आर्टरियल डिसीज है, क्योंकि ये इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हाइपरटेंशन कर सकती है, तो जिसको ऑलरेडी कार्डिक की प्रॉब्लम होती है उसको हम ये वाली हम नहीं लगाते, इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं लगाते। Which muscle has no role in episiotomy? Ischio-cavernous, superior transfer perini, levanter any, bulbospongineous। तो हमेशा याद रखो इशियो-कैवर्नस, क्योंकि देखो ट्रांसफर, लेवेंटर एनी और बल्बोस्पॉन्जिनियस, दिस इज द नियर अबाउट मसल्स ऑफ वेजाइना। ठीक है, तो ये तो कट होंगे ही होंगे। इशियो-कैवर्नस हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं, हमें आई विल शो यू वन पिक्चर। ये हमारा है इशियो कैवर्नस, इंटीरियर पार्ट, ऊपर का पार्ट, ये तो कटेगा ही नहीं। बल्बोस्पॉन्जिनियस यहाँ पे है वेजाइनल के पास। ठीक है, और लेवेंटर एनी भी ये नीचे का आपका पेल्विक फ्लोर में आ गया, जहाँ पे हमारा प्यूबिक रीजन आता है और हमारा इलियम का पार्ट आता है। देन इशियोकोकिजियल भी यूज नहीं होता क्योंकि ये नीचे का पेरिनम का पार्ट में आता है, तो हम एनल स्फिंक्टर, इशियोकोकिजियस, कैवर्नस ये नहीं यूज होते हैं। ठीक है, मतलब but during delivery, there is a laceration in vagina mucosa involving some perineal muscles, but involving not anal sphincter. तो कौन सा डिग्री होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो the explanation is second degree. Injury is a laceration in vagina mucosa involving some perineal muscles, but not involving the anal sphincter. तो कैसे याद रखेंगे कौन सी डिग्री का? तो हमेशा याद रखो एक चीज, SM स्मार्ट। तो स्मार्ट से आप हमेशा ये टीयर्स वाला याद रखोगे, क्योंकि S फॉर स्किन, M फॉर मसल्स, A फॉर एनी स्फिंक्टर, R फॉर रेक्टम, T फॉर टीयर। तो फर्स्ट डिग्री में ये आएगा जहाँ पे दोनों यूज हो गए, सेकंड डिग्री आएगा तो थर्ड डिग्री में आपका तीनों आ जाएगा, एनी स्फिंक्टर भी और रेक्टम जब इन्वॉल्व है फोर्थ डिग्री। तो दीज आर द आपका दीज आर डिग्री ऑफ पेरिनेल टीयर। तो फर्स्ट डिग्री इज लाइक जहाँ स्किन रप्चर होगी तो वहाँ फर्स्ट डिग्री, जहाँ स्किन और मसल्स रप्चर होगी सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तीनों एनी स्फिंक्टर आ गया।
तो हमारे ऑप्शंस में एनालिसिस नहीं इन्वॉल्व था, इसलिए भी सेकंड पीपी में गया। थैंक यू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओबीसी के।